नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आप सभी को सर्वप्रथम नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए ये वर्ष मंगलमय हो, आपका चयन सरकारी सेवा में हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और चलिए हम बात करते हैं अपने जो टॉपिक चल रहा था भारतीय राज व्यवस्था में मूल अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमारे सब समानता का जो मूल अधिकार है वो हो चुका था, स्वतंत्रता का जो अधिकार है तो उसके बारे में बात कर रहे थे। उसमें अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 हो चुके थे। अब अनुच्छेद 21 के बारे में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 21 है जो बहुत ही बारीकी से और गहनता से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं। इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से होती है, शायद किताबों में इतनी डिटेल से ना दी हो, अगर दी हुई है तो उसकी भाषा थोड़ी सी कठिन होती है, समझ ना आए। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। और ये अनुच्छेद 21 आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आता है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। 19-20 हो चुके थे, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण अधिकार के बारे में बात करेंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण ये क्या है, इसके बारे में देखिए। तो इसे अपने कह सकते हैं, ये जो अपना अधिकार है इसके बारे में अपने कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी हम कह सकते अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण खुद के लिए है। अब इसकी व्याख्या संविधान में तो नहीं की गई है अच्छी तरीके से, लेकिन समय समय पर न्यायालय ने इसके बारे में अलग अलग बताया है। उससे हम इसको समझते हैं कि ये प्राण एवं दैहिक, इसका सीधा सा मतलब ये समझो कि गरिमा में है जीवन। अब ये क्या होता है गरिमा में जीवन, यानी मानव होने के नाते हमें जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, यानी जिस प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा अधिकार है वो हमें मिलने चाहिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। जैसे अनुच्छेद 21 कहता है शिक्षा पाने का अधिकार। अनुच्छेद 21 कहता है शिक्षा पाने का अधिकार। जो अधिनियम आरटीआई 2009 आया था उसमें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा कर दिया गया था। ये हमारा अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन हमारा अधिकार है। प्रत्येक भारतीय को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता कि वो उसकी स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगर हम देखें शिक्षा पाने का अधिकार आरटीआई 2009 में आया था, उसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। वो अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखकर ही किया गया था। चलिए जी हम आगे बात करते हैं आजीविका का अधिकार। यानी हम आजीविका का अधिकार, हमें यानी देश के नागरिकों को आजीविका कमाने का भी अधिकार है। राज्य प्रबंध करे आजीविका के लिए, यानी जीवन यापन करने के लिए उसे जो जो चीज़ों की आवश्यकता है उसका प्रबंध करें, अर्थात कार्य जो काम है वो दिलाएं, यानी राइट टू लिविंगहुड। तो हम कह सकते हैं जीवन यापन करने का अधिकार कह सकते हैं, ये भी इसमें शामिल है। वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 60 प्रकार के अधिकारों की इसमें समय समय पर चर्चा की है, जिसमें से हम कुछ मुख्य हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। यानी शिक्षा पाने का अधिकार, राइट टू एजुकेशनल, और आजीविका अधिकार। इसके बाद में एकांत का अधिकार, कोई भी व्यक्ति एकांत में रह सकता है। तात्पर्य क्या है, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल जो भी है कहते हैं राइट टू प्राइवेसी, यानी किसी भी व्यक्ति के एकांत में और उसकी सूचनाओं को सार्वजनिक या उसे बिना बताएं, जैसे मोबाइल फोन टैप वगैरह करते हैं वो नहीं कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो पुलिस है या वो तो करते ही हैं, वो उस दिशा में करते जब उन्हें ऐसा लगता हो कि इससे कुछ बड़ी घटना होने की संभावना है तभी, अन्यथा ऐसे किसी की भी जासूसी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, एकांत का अधिकार। इसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण। मानव होने के नाते हमें शुद्ध भोजन, शुद्ध जल, शुद्ध पानी हमें मिलना चाहिए। अब इसमें यह बताया गया है कि इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि राइट टू
इन्वायरमेंट, यानी हमें एक अपने राइट टू प्रोटेक्शन फॉर इन्वायरमेंट पोल्यूशंस, उससे हमें ये पोल्यूशन यानी शुद्ध हवा देने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिक आवश्यक है। ऐसे नहीं है दूषित कोई भी चीज दी जा सकती है। तो इसके बाद आता है महिलाओं से संबंधित कुछ अधिकार है। महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं, यानी इसमें हम कह सकते हैं महिलाओं के अधिकार आप ऐसे मान सकते हो कि कामकाज करने वाली महिलाएं हैं, कोई कामकाज करने वाली महिलाएं हैं और उनके साथ उनके किसी भी इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं तो वहाँ पर उनके साथ किसी प्रकार का शोषण ना हो उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। तो इसे अपने कह सकते हैं सम राइट्स विद वुमेन्स, कुछ उनके प्रावधान किए गए हैं अगर उन पे शोषण ना हो। ध्यान रखना, जैसे किसी महिला के साथ बलात्कार रेप वगैरह होता है तो उसे संरक्षण प्रदान करना और उसे सुरक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 21 के तहत आता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार या रेप जैसी घटना हो जाती है तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। संभवतः ये देखा गया है कि अगर दोष सिद्ध ना हो जाए, है ना, यानी किसी महिला के साथ रेप हो गया और उसके साथ रेप करने वाला व्यक्ति पकड़ा नहीं गया तो उस संबंध में क्या होगा, तो भी महिलाओं को क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। ये राज्य को करना पड़ेगा। अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान है आर्टिकल नंबर 21 के तहत। इसके बाद में भोजन का अधिकार। हम भारत में निवास करते हैं। भारत में निवास करने से तात्पर्य है कि भारत सरकार का ये कर्तव्य या कह सकते हैं ये हमारा अधिकार होगा कि राज्य हमें भोजन उपलब्ध करवाए। यहाँ भोजन उपलब्ध कराने से तात्पर्य है कि चाहे धनराशि देकर कराए, अगर हम धनराशि से सक्षम नहीं है तो राज्य अपनी तरफ से भोजन का प्रबंध करेगा। भोजन से प्रबंध, ये यहाँ पर इसको और भी अच्छे से समझो कि केवल भोजन देना ही नहीं है, छत भी मुहैया कराना। प्रत्येक भारतीय को छत भी मुहैया कराना और उसके साथ में भोजन भी उपलब्ध करवाना। सामान्य देखा गया है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि 2022 तक सबके पास घर होगा, तो ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया? हालांकि वो पूरा नहीं हुआ संकल्प, राज्य आगे करता रहेगा। आर्टिकल 21 के तहत ये बताया गया, भोजन के अधिकार के तहत आता है। इसके बाद में स्वास्थ्य का अधिकार या चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार, यानी अपने कह सकते हैं इसमें राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज जो है उसे सभी को दी सकता है। ऐसे नहीं है कि किसी के साथ जातिवाद किया जाए कि आप SC के हो, ST के हो, नहीं जी, ऐसे नहीं किया जा सकता। इसमें ये प्रावधान किए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को इलाज से यानी उपचार से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन समझा जाएगा। इसके बाद आता है बिजली पाने का अधिकार। अब बिजली पाने का अधिकार आप कहोगे ये कौन सा अधिकार है? देखिए, बिजली पाने का अधिकार, बिजली हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर हम देखें प्रत्येक कार्य बिजली से होता है, तो ये हमारा अधिकार है राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, है ना, या कह सकते हैं राइट ऑफ गेट इलेक्ट्रिसिटी, सभी को प्रोवाइड करवाना, राइट ऑफ गेट इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोवाइड करवाना। क्योंकि हमारे संपूर्ण कार्य, अधिकतर कार्य बिजली पर होते हैं, तो प्रत्येक नागरिक को बिजली मुहैया कराना राज्य का कर्तव्य है। इसके बाद में आता है सुरक्षित यात्रा का अधिकार। जैसे इसको ऐसे समझिए, सुरक्षित यात्रा करने का है। जब हम ट्रेन का या बस का या हवाई जहाज का टिकट लेते हैं तो हमें राज्य का कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी है इसकी कि सुरक्षित यात्रा करना। अगर मान लीजिए कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसी क्षतिपूर्ति की जाएगी। ये आपका मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। तो किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित यात्रा करने का अधिकार है, यानी हम कह सकते हैं राइट
ऑफ सेफ जर्नी, राइट टू सेफ जर्नी कह सकते हैं, विदेश यात्रा करने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को विदेश घूमने के लिए, जाने के लिए सरकार रोक नहीं सकती, राज्य रोक नहीं सकता। अब आप कहोगे कि हमने तो जाना ही जाना है, हमारा मूल अधिकार है। नहीं, कुछ दशाओं में रोका जा सकता है। अगर आप दोषी हो, अपराधी हो, तो आपको रोका जा सकता है। तो विदेश यात्रा करने का अधिकार है, लेकिन अकारण आपको नहीं रोका जाएगा। अगला है हमारा नींद का अधिकार। कोई भी व्यक्ति सोने से नहीं रोका जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत नहीं रोका जाएगा। तो हम राइट टू स्लीप हमारा मूल अधिकार है। एक घटना थी 2011 के अंदर, अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था लोकपाल को लेकर, और उस समय आंदोलन के कुछ नेता थे जिसमें बाबा रामदेव था, पतंजलि वाले। तो उन्होंने क्या किया था, उन्हें टाइम दिया गया था कि आप 5 दिन तक आप लगा सकते हो, 5 दिन के बाद में आपको धरना उठाना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि रात को एक घटना घटित हो गई थी कि पुलिस ने रात पे डंडे चला दिए थे, जो भीड़ बैठी थी, क्योंकि 5 दिन पूरे हो गए थे, उसके बाद भी भीड़ वहाँ से उठी नहीं थी, उन्हें इतनी ही परमिशन मिली थी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो वहाँ पर जो रामदेव है, पतंजलि वाले, उन्होंने ये मामला दायर किया कि मेरे नींद लेने के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, यानी पुलिस ने रात्रि को यहाँ पर लाठीचार्ज की थी, तो वो मेरे मूल अधिकार 21 का उल्लंघन है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि किसी व्यक्ति को नींद में नहीं आप अरेस्ट कर सकते हो, ना लाठी चार्ज कर सकते हो। तो ये आपका नींद लेने का अधिकार है। इसके बाद में निजता का अधिकार, यानी आपकी प्राइवेसी है ना, राइट टू प्राइवेसी। आपकी कोई भी जानकारी सरकार किसी को दे नहीं सकती, और उससे आपको बिना बताए आपसे कोई भी आप पे निगरानी नहीं रखी जा सकती। अगर आप सही हो तो, अगर आप किसी मामले में शक के आधार पे पाए जाते हो या किसी मामले में लिप्त पाए जाते हो, तो ऐसा संभव है, हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं, क्या ये इस प्रकार की कई है जो लगभग 60 प्रकार की ये स्वतंत्रताएं दी गई इसमें, तो जिसके अंदर हमने कुछ मुख्य है उनके बारे में बात करी। इसके बाद हम बात करें, क्या ये अनुच्छेद 21 निलंबित किया जा सकता है क्या? तो जो मूल संविधान था उसमें अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 21 को निलंबित किया जा सकता था, आर्टिकल नंबर 359 के तहत। 359 में ये लिखा गया था कि अगर 352 आपातकाल, आपको पता है 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू होता है तो अनुच्छेद 359 के तहत उसके तहत इसको निलंबित किया जा सकता है। और इसका प्रयोग भी हुआ था 1962 भारत चीन युद्ध के समय इसका प्रयोग हुआ था। उस समय अनुच्छेद 20-21 को निलंबित किया गया था। उसके बाद में अनुच्छेद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय इसे निलंबित किया गया था। और उसके बाद में 1975 में आंतरिक शांति के आधार पर एक आपातकाल लगा था, तो उस समय इसे निलंबित किया गया था। इन 2 समय में इंदिरा गांधी जी थे, तो ये देखा गया था कि इसका गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है। तो 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, मोरारजी देसाई की सरकार आती है और इसमें कुछ प्रावधान अलग कर दिए जाते हैं कि अगर 352 भी लगेगा तो आर्टिकल नंबर 21 निलंबित नहीं होगा। इसके साथ अनुच्छेद 20 भी निलंबित नहीं होगा अनुच्छेद 352 के तहत। तो ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा कर दिए गए थे। तो ये था हमारा अनुच्छेद 21, जिसके बारे में अपने चर्चा की, जिसके बारे में हमने बात की। अगला हमारा अनुच्छेद आता है स्वतंत्रता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद आता है, जिसका नाम है अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संबंधित अधिकार है, संरक्षण है, उससे संबंधित है। तो अपने कह सकते हैं इसे द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन क्वारंटाइंस केस। इस मामले में किसी के मामले में किसी को डिटेंशन नहीं किया जा सकता, क्वारंटाइन नहीं किया सकता, अगर गिरफ्तारी की जा सकती है तो उस संबंध में कुछ संरक्षण दिए गए हैं। तो इसमें अनुच्छेद 22(1), अनुच्छेद 22(2), अनुच्छेद 22(3), अनुच्छेद 22(4), इस प्रकार के 4 उपखंड जोड़े गए हैं। तो अनुच्छेद 22(1), अनुच्छेद 22(2) में ये कहा गया है कि इसमें यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो
उसे बताना आवश्यक है, उसे कारण जानने का अधिकार है कि उसे किस लिए अरेस्ट किया गया है। इस बात का भी ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया तो उसे बताना भी जरूरी है कि आपको किस लिए अरेस्ट किया गया। उसके बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास में उपस्थित करवाना अनिवार्य है। ध्यान रखना इसमें आने जाने का जो समय लगेगा वो इंक्लूड नहीं है। इसके बाद में उसे मन चाहा अपनी पसंद के वकील से बात करने का, परामर्श करने का अधिकार है। जब वो बात कर रहे होते हैं किसके साथ, अपने वकील के साथ, उस समय एकांत आवश्यक है। ऐसे नहीं है कि आप सीसीटीवी कैमरे लगा के, क्योंकि वकील को तो वो बताएगा कि उसने अपराध किया या नहीं किया, तो आप निगरानी नहीं कर सकते हो। वकील से बात करते हुए एकांत में बात कर सकता है। कारण बताना होगा कि आपको किस लिए किया जाएगा, और उसके घर वालों को भी सूचित किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 22(1) और 22(2) के तहत ये आपके मूल अधिकारों, गिरफ्तारी के संबंध में कुछ संरक्षण है उस संबंध में है। अगर कारण ना बताए या वकील से नाम मिलने दिए या उसे 24 घंटे में नाम पहुंचाया जाए तो उसे छोड़ना पड़ेगा जी आपको। इसके बाद में अनुच्छेद 23 में कहा 22(3) में कहा गया है कि कोई ये अपवाद है 22(3) और 22(4) अनुच्छेद 22 की, कि इसमें बताया कि अगर कोई शत्रु देश का मान लो शत्रु है, उसे अरेस्ट कर लिया गया तो उसे हम नहीं ले जा सकते 24 घंटे के अंदर अंदर भी, कभी भी ले जाया जा सकता है। तो इस संबंध में ये कुछ बातें बताई गई है। इसके बाद में हमारे बात की गई है अनुच्छेद 22(2) वकील करना कोई जरूरी नहीं। आपने देखा होगा 2008 में मुंबई बम धमाका हुआ था, उसमें कसाब को वकील दिया गया था। ये इस दशा में दिया गया था कि किसी को भी बात रखने का अधिकार है। अब अनुच्छेद 22(4) में निवारक निरोध बताया गया है। इसमें किसी को डिटेंशन नहीं किया जा सकता, यानी अगर बंद करके नजरबंद नहीं किया जा सकता। अगर किया जा रहा है तो उसे पहले 3 महीने का था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इसका कितना कर दिया, 2 माह कर दिया गया था। तो अब इसका कितना किसी को डिटेंशन किया गया, उस वहां पर एक कमेटी बैठेगी जिसमें वर्तमान में जो न्यायालय है उसका कोई जज होगा और उसके साथ में 2 रिटायर्ड जज होंगे। ध्यान रखना, 3 सदस्यों की कमेटी होगी, वो फैसला करेगी कि इसे डिटेंशन करना है या नहीं है, क्वारंटाइन करना है या नहीं करना उस संबंध में। अगर वो उस रिपोर्ट 3 माह से पहले सौंप देती है तो उसका डिटेंशन आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर नहीं पहुंचाती है तो उसे जो निवारक है उसे निषेध घोषित करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल नंबर 21 और 22 है, जो हमारा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमारा जो अनुच्छेद से वो पूरे हो गए थे। हमारे 2 मूल अधिकार पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा हमने क्लास में एक 3rd ग्रेड परीक्षा और CET एग्जाम के लिए चला रखा है, एक क्विज चला रखी है, जिसमें परीक्षा तक लगभग 1100 प्रश्नों का समूह है। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैंने दे रखा है टेलीग्राम का, आप जुड़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अपनी तैयारी को सुचारू रख सकते हो। रखने के लिए आपको वैसे फायदेमंद मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम इससे अगले वाला जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 23-24 का, वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।